स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 संविधान जीवंत सब जो दस्तावेज है उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर हल करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अब प्रश्न उत्तर हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि क है परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। ख है किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। ग है हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। घ है संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए। इसका सही उत्तर है क। परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का निशान लगाएं। क है राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ख है संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है। यह कथन गलत है। ग है न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या द्वारा वह संविधान को काफी हद तक बदल सकती है। यह बिल्कुल सही है। घ है संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं? इस प्रक्रिया में ये कैसे शामिल होते हैं? क है मतदाता, ख है भारत का राष्ट्रपति, ग है राज्य की विधानसभाएं, घ है संसद, अड़ है राज्यपाल और अंतिम है न्यायपालिका। तो ये सभी भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका किस प्रकार निभाते हैं? तो देखते हैं इसका उत्तर। क है मतदाता लोकसभा व विधानसभाओं में अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजता है। ये चुने हुए प्रतिनिधि ही मतदाता की राय को संसद में या विधानसभा में व्यक्त करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से मतदाता ही संविधान में भाग लेता है। ख है कोई भी संविधान संशोधन बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही प्रभावी माना जाता है। ग है राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधनों में भागीदारी दी गई है। बहुत सी धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होकर राज्यों के पास जाना आवश्यक है और कम से कम आधे राज्यों में विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से सहमति मिलने पर ही वह प्रस्ताव संशोधन कानून का रूप ले लेता है। घ है संसद को ही संविधान में संशोधन प्रस्तावित कानूनी अधिकार है और कुछ धाराएं तो संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव में संशोधित हो सकती है। अड़ है राज्यपाल की संविधान संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। च है न्यायपालिका की संविधान संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि संविधान का 42वां संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है। इस विवाद के क्या कारण थे? क है यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा था। ख है यह संशोधन विशेष बहुमत पर आधारित नहीं था। ग है इसे राज्य विधान पालिकाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था। घ है संशोधन के कुछ उपबंध विवादास्पद थे। इसका सही उत्तर है क। यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था और यह आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा था। और अंतिम है घ संशोधन के कुछ उपबंध विवादास्पद भी थे, इसलिए यह संशोधन विवादास्पद संशोधन रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या नहीं करता? क है संविधान की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। ख है खंडन मंडन या बहस और मतभेद लोकतंत्र के अनिवार्य अंग होते हैं। ग है कुछ नियमों और सिद्धांतों को संविधान में अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिया गया है। कतिपय संशोधनों के लिए संविधान में विशेष बहुमत की व्याख्या की गई है।
घ है नागरिकों के अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती। अड़ है न्यायपालिका केवल किसी कानून की संवैधानिकता के बारे में फैसला दे सकती है, वह ऐसे कानूनों की वांछनीयता से जुड़ी राजनीतिक बहसों का निपटारा नहीं कर सकती। इसका सही उत्तर है घ। नागरिकों के अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती। प्रश्न नंबर 6 है बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही वाक्य को चिन्हित करें, गलत वाक्य को सही करें। क है संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया है। ख है बुनियादी ढांचे को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती है। ग है न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया है जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उसके बाहर रखा जा सकता है। घ है यह सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया है। अड़ है इस सिद्धांत से न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं। सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 7 है सन 2000 और 2003 के बीच संविधान में अनेक संशोधन किए गए। इस जानकारी के आधार पर आप निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे। क है इस काल के दौरान किए गए संशोधन में न्यायपालिका ने कोई ठोस आक्षेप नहीं किया। ख है इस काल के दौरान एक राजनीतिक दल के पास विशेष बहुमत था। ग है कतिपय संशोधनों के पीछे जनता का दबाव काम कर रहा था। घ है इस काल में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं रह गया था। अड़ है ये संशोधन विवादास्पद नहीं थे तथा संशोधनों के विषय को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहमति पैदा हो चुकी थी। तो इसका उत्तर है क। इस काल के दौरान क और ख इसके उत्तर है इस काल के दौरान किए गए संशोधन में न्यायपालिका ने कोई ठोस आक्षेप नहीं किया। और ख है इस काल में किए गए संविधान संशोधन विवाद रहित थे, सभी राजनीतिक दल संशोधनों के विषयों पर सहमत थे। तो ये दो कथन है, ये बिल्कुल इसमें सही निष्कर्ष निकालते हैं। प्रश्न नंबर 8 है संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्याख्या करें। उत्तर है संविधान संशोधन प्रक्रिया को कठिन बनाने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान रखा गया है, जिससे संशोधन की सुविधा का दुरुपयोग न किया जा सके। विशेष बहुमत में सर्वप्रथम संशोधन बिल के प्रयोग पर सदन की कुल संख्या के बहुमत के सदस्यों द्वारा वह बिल पारित होना चाहिए। इसके अलावा उपस्थित व वोट करने वाले सदन के सदस्यों के 2/3 बहुमत से बिल पास होना चाहिए। इस प्रकार से संविधान बिल दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। यह इस प्रावधान का यह लाभ है कि बिल को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत होता है। प्रश्न नंबर 9 है भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं, उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करें। इसका उत्तर है यह बिल्कुल सत्य है कि संविधान में अनेक संशोधन इस कारण से किए गए कि निश्चित विषय पर न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या करते हुए संसद से अलग दृष्टिकोण रखा। जब भी किसी विषय पर संसद को न्यायालय का कोई निर्णय राजनीतिक दृष्टि से अनुकूल नहीं लगा तो उसे निरस्त करने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में कटौती करने का अधिकार नहीं है और इस बात का निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को है कि मूल अधिकारों में कटौती की है अथवा नहीं। इसी न्यायालय ने शंकर प्रसाद बनाम भारत सरकार के मुकदमे में यह निर्णय दिया कि संविधान में परिवर्तन एक विधायी प्रक्रिया है और संसद द्वारा साधारण विधायी प्रक्रिया के लिए अनुच्छेद 118 के अंतर्गत बनाए गए नियम संविधान में संशोधन के विधेयकों के लिए भी लागू किए जाएं। इन सबको संसद ने बाद में बदल दिया। प्रश्न नंबर 10 है अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 100 शब्दों में व्याख्या करें। उत्तर है नहीं, हम इस बात से सहमत नहीं है। न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता एवं पवित्रता की सुरक्षा करता है, अतः संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षण का कार्य भी प्रदान किया गया है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को संसद अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा
निर्मित कानून की वैधानिकता की जांच कराने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान करते हैं। अतः यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल संविधान का अतिक्रमण करते हैं या संविधान के विरुद्ध विधि का निर्माण करते हैं तो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। इसी प्रकार वह संघ सरकार अथवा राज्य सरकार के संविधान का अतिक्रमण करने वाले समस्त कार्यपालिका आदेशों को भी अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम न्यायालय है। उसे ये घोषित करना पड़ता है कि किसी विशेष अनुच्छेद का क्या अर्थ है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की भांति कानून की उचित प्रक्रिया के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग न कर कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर करता है। इस दृष्टि से भारत का सर्वोच्च न्यायालय केवल संवैधानिक आधारों पर ही संसद अथवा विधानमंडल के द्वारा पारित कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। इस दृष्टिकोण से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से कमजोर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर संसद का तीसरा सदन नहीं कहा जा सकता। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।